हेलो। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, बस 10 सेकंड का समय लूँगा। जो नए साथी हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो पुराने साथी हैं वो हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और साथ के साथ जो नए साथी इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छी तैयारी हो सकती है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर से हम आपके लिए कुछ अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं और टॉपिक वही है आपका हरियाणा जी के। तो मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, प्रश्न आता है राष्ट्रीय कवि का दर्जा, राष्ट्रीय कवि का दर्जा किस व्यक्ति को दिया गया? हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति है जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखना, एकमात्र है, ठीक है। तो ये है आपके दयाचंद मायना, दयाचंद मायना है। और मायना इसका गांव है। पूछ ले आपसे कहाँ से हैं, ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। इसे हरियाणा का आशु कवि भी कहते हैं और इसे हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहते हैं। दो प्रश्न यहाँ से ये बन सकते हैं, और ये जॉन मिल्टन वाला बार बार एग्जाम में आता है। और ये दयाचंद मायना आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे 1941 में, और इसी के एक प्रमुख रागनी है जो आपने सुनी होगी, एक करमवीर फौजी जिसे गाता है, लेकिन ये रागनी इसकी है पानी प्यादे जो रागनी है वो इसी की है। ध्यान रखना, उसके लेखक यही हैं। और मायना ये गांव है इसका, वैसे इसके साथ लगता है, ध्यान रखना। और ये हरियाणा के एकमात्र राष्ट्रीय कवि हैं जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया है। वैसे हरियाणा के जो पहले राज्य कवि जो माने गए हैं वो उदय भानु हंस माने गए हैं, आपको पता है इसके बारे में। और जो उर्दू जो कवि हैं आपके पहले, वो आफ्ताब अहमद है, ठीक है। और दूसरे और आखिरी राज्य कवि आपके खुशीराम शर्मा हैं। तो ये प्रश्न आपको जरूर आने चाहिए जो प्रश्न मैंने अभी कवर करवाए हैं। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, जो प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, गोबर और मिट्टी की कला को किस नाम से जानते हैं हरियाणा में? गोबर और मिट्टी की एक कला है, ठीक है, कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गोबर और मिट्टी की कला को किस नाम से जानते हैं हरियाणा में? तो इसे सांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझी कहते हैं। और ये जो सांझी गीत भी है, ध्यान रखना, सांझी गीत भी है जो विवाह के अवसर पर आपने देखा होगा, विवाह समारोह होता है, ठीक है, या हम फिर अवसर कहें, विवाह गीत गाए जाते हैं। लेकिन कई बार पूछ लेता है कि शादी समारोह में किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में ये मिल जाए तो आप लगा देना, सांझी गीत गाए जाते हैं। और ये एक सांझी कला होती है। कला मैंने आपको बता दिया, गोबर और मिट्टी की कला को क्या कहते हैं? सांझी कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे कवर करूँगा कुछ और प्रश्न इस वीडियो में। आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा गायन की शैली कैसी है? हरियाणा गायन या गायक की शैली किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा गायक की शैली किसे कहते हैं? तो ये रागनी को कहते हैं, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो रागनी को कहते हैं, गायक की शैली कहते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। एक प्रश्न आता है, जसविंदर नरूला, नाम सुना होगा, जसविंदर नरूला, ठीक है। ये एक आपका गायिका है। कौन है जसविंदर? एक गायिका है, ध्यान रखना, गायिका है ये जसविंदर नरूला। और इसका संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। ये रोहतक से बिलोंग करता है। एक ऐसी मधु शर्मा, अगर आपसे पूछ रहे हैं, मधु शर्मा, ये भी एक गायिका है और ये पिहोवा से है। कहाँ से है? पिहोवा से है। पिहोवा आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। एक प्रश्न और बता रहा हूं मैं पिहोवा से संबंधित, इजी प्रश्न है, लेकिन फिर एक और प्रश्न बताऊंगा इससे अलग। जो पिहोवा, इसे हरियाणा की गया नगरी भी कहते हैं। पिहोवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। लेकिन यहाँ पर जो कनफटे साधु काफ़ी रहते हैं, ध्यान रखना, कनफटे साधुओं के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और ऑप्शन में आपको एक और मिलेगा कनफटे साधुओं के लिए, स्थल बहौर,
कौन सा मिलेगा? अस्तल बहर मिलेगा। यहाँ पर भी कनफटे साधुओं का मेला लगता है जो कि रोहतक में है। और ऑप्शन में पहले अगर ये आए तो ये लगा देना है, अगर बाई चांस अस्तल बहर ना मिले तो कनफटे साधुओं के लिए पेहोवा प्रसिद्ध है। एक प्रश्न और बता रहा हूँ, जो महाभारत के युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे, कौन मारे गए थे? महाभारत के युद्ध में सैनिक मारे गए थे। मैं जो पांडव हैं उनके पूर्वजों या जो बड़े बूढ़े हैं उनके पिंडदान की बात नहीं कर रहा हूँ। पांडवों ने अपना जो पिंडदान है, पूर्वज थे जो उनका तर्पण है वो पांडु पिंडारा जींद में किया था। लेकिन जो महाभारत के युद्ध में जो बाकी सैनिक थे, चाहे वो कौरव की सेना के हैं या फिर पांडवों की सेना के हैं, उनका जो पिंडदान है वो प्योहवा कुरुक्षेत्र में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? प्योहवा कुरुक्षेत्र में। और ये भी पता होना जरूरी है, जो पांडव थे इनकी महाभारत का जो युद्ध हुआ था, इनकी 7 सेना थी युद्ध में, और कौरव की कितनी सेना थी? कौरव की 11 सेना थी। ठीक है, तो ये टोटल 18 हो जाती हैं मिलकर। पांडव की 7 सेना है, कौरव की 11 सेना थी। और प्रश्न आता है, एक प्रश्न और पूछता है कि महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में यानी कुरुक्षेत्र में कितनी लड़ाई हुई है? तो ध्यान रखना 20 लड़ाई हुई थी। कितनी हुई थी? 20 लड़ाई हुई थी। और ये महाभारत का युद्ध 18 दिन चला है। बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको इसमें अलग से बता दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। आगे देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न है भाई इस वीडियो में। प्राचीन समय में या प्राचीन समय के मिट्टी की, इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की विचित्र आकार की चूड़ी। प्राचीन समय की मिट्टी की विचित्र आकार की चूड़ी कहाँ से मिली है? ध्यान रखना, हिसार से मिली है। वैसे शायद ये प्रश्न मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया। कहाँ से मिली है? हिसार से मिली है। ज़्यादा नहीं कराऊंगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है छछरौली का विद्रोह। छछरौली का विद्रोह, सबसे पहले प्रश्न बनेगा विद्रोह कब हुआ? 1818। जींद का विद्रोह 1814 में हुआ था। राजा जो उसके नेता थे, ठीक है, जो जिसने कमान संभाली थी जींद के विद्रोह के लिए, वो प्रताप सिंह थे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो विद्रोह वगैरह हुए हैं, छछरौली का है या फिर रानिया का है या फिर जींद का है, ये सारे जो विद्रोह हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए थे। ध्यान रखना, किसके खिलाफ थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। तो छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ है और इसके जो नेता थे जोध सिंह थे। ध्यान रखना, कौन से नेता हैं? जोध सिंह है। प्रश्न आता है छछरौली को किस दूसरे नाम से जानते हैं? यहाँ से कलसिया राजा थे। कौन से राजा हैं? कलसिया राजा का संबंध था। और ये कलसिया की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी इस राजा को। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और इस छछरौली को या कलसिया को रानी की खिड़की के नाम से भी जानते हैं। रानी की खिड़की के नाम से भी जानते हैं। ये एक रियासत है, ठीक है, अंग्रेजों के समय की। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। और एक रानिया का विद्रोह है, वो भी 1818 में हुआ था। उसके नेता जाविद खान थे। कौन थे? जाविद खान थे। और ये जाविद खान है जो ये सिरसा से थे, मतलब जो रानिया कहाँ पर है? सिरसा है। और 1814 में जींद का विद्रोह हुआ था और इसके जो राजा थे प्रताप सिंह थे। कौन थे? प्रताप सिंह थे। वैसे लाडवा का भी है विद्रोह, ठीक है, गुलाम सिंह, साहिब कौर वगैरह, उनकी मैं बात नहीं करूँगा, वैसे ज़्यादा समय लग जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको साथ के साथ बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। आगे प्रश्न देखते हैं। रामपुर महल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामपुरा का महल, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रामपुरा का महल है कहाँ पर? ये रेवाड़ी में है, ठीक है। और 1801 में ये महल बनाया गया है। कब बनाया? 1801 में ये महल बना है, रामपुरा का महल। और इसका निर्माण राजा तेज सिंह ने करवाया है। राजा तेज सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न आता है धारूहेड़ा। धारूहेड़ा का संस्थापक किसे माना जाता है? धारूहेड़ा का संस्थापक किसे माना जाता है? नंदराम अहीर को माना जाता है। और धारूहेड़ा कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। और इसी के पास में एक मशानी बांध है साहिबी नदी पर, यह भी आपको पता होना जरूरी है। और पूछ ले मशानी बांध
जो कि साहिबी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? साहिबी नदी पर है। तो ये मसानी बांध कब बना है? ये 1989 में बना है। और एक 1889 में खैर संदेश पत्रिका निकली थी, खैर संदेश पत्रिका निकली थी जो लाला मुरलीधर ने निकाली थी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और लाला मुरलीधर का संबंध कहाँ से है? पलवल से है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब खोला जाएगा, कहाँ पर खुलेगा भाई? उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब कहाँ खुलेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉजिस्टिक हब कहाँ खुलेगा? तो ये आपका महेंद्रगढ़ में खुलेगा। कहाँ पर खुलेगा? महेंद्रगढ़ में खुलेगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात जो आपके लिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपके लिए जो प्रश्न मैं कवर करा रहा हूँ इस वीडियो में या फिर जितनी भी हमने वीडियो डालनी है, मेरा विश्वास है कि अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं वो आपके लगभग कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात बोलूँगा, अगर आपको फुल कंप्लीट चाहिए, हरियाणा जी के न्यू पैटर्न पर चाहिए और अच्छी लेवल के साथ चाहिए और आपको पता है कि हमारी नौकरी लग जाएगी, यहाँ से हम तैयारी करेंगे, तो आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं और 79 रुपये खर्च करते हैं। तो अगर आप 79 रुपये खर्च करते हैं और मानकर चलते हैं आपकी नौकरी लग जाती है, तो आप जिंदगी में कितनी बार लाखों हजारों करोड़ों बार 79 रुपये कमा सकते हैं। क्या 79 रुपये कुछ नहीं है? तो इस ऑफर का फायदा उठाएं, इस बैच को ज्वाइन करें। बिल्कुल टॉपिक वाइज न्यू पैटर्न पर पीडीएफ के साथ, करंट अफेयर के साथ हम हरियाणा जी के कवर कर रहे हैं, बिल्कुल शून्य से शिखर तक हम कह सकते हैं। तो इसका फायदा उठाएं, ये नंबर है और ज़्यादा फीस नहीं है। और ये ऑफर केवल होली तक ही है, यानी कि होली के बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा और जैसे ही कोई एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी तब भी इसकी फीस बढ़ सकती है। तो ध्यान रखना भाई इस बात का। तो स्क्रीनशॉट ले आप सभी। और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि यहाँ से अच्छा से कवर हो सकता है तो ज्वाइन करें, वरना कोई जरूरत नहीं है भाई, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आपको जहां पर अच्छा लगे आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है और आपको लगता है कि मुझे फुल नंबर लेने हैं तो भाई आप ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ढोसी की पहाड़ी को किस प्राचीन नाम से जानते हैं? दूसरा नाम है पर ढोसी की जो पहाड़ी है, ढोसी की पहाड़ी, प्राचीन नाम पूछा गया है, इसका प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, अरावली पहाड़ी वगैरह आप सभी जानते हैं, लेकिन जो नया नाम है ढोसी की पहाड़ी का जो प्राचीन नाम है, ध्यान रखना, इसका आर्चिक पर्वत है। क्या नाम है? आर्चिक पर्वत। इसे आर्चिक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ में है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी काठ मंडी कहाँ पर है? सबसे बड़ी काठ मंडी कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ी जो काठ मंडी है ये आपकी कहाँ पर है? रोहतक में है। कहाँ पर है सबसे बड़ी? रोहतक के अंदर है। एक मथुरा साप्ताहिक समाचार पत्र था जो झज्जर से निकाला गया था, ध्यान रखना ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये सबसे बड़ी काठ मंडी कहाँ पर है? रोहतक में है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई है? 1986 में की गई है। कहाँ पर? रोहतक में ही हुई है। और इसका क्षेत्रफल पूछ लिया, यानी कितने एकड़ में ये फैली हुई है? तो ध्यान रखना 44 एकड़ में ये फैली हुई है। जैसे एक भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा है? भिंडावास। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है? भिंडावास झील के नाम से भी आता है, ध्यान रखना। ये आपका कहाँ पर है? झज्जर में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ से 250 प्रकार की जो पक्षियों की है प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 250 प्रकार की। वैसे अगर हम हरियाणा की बात करें, टोटल जो पक्षियों की प्रजाति हैं 500 प्रकार की हैं। और देश की अगर हम बात करें तो 1250 प्रकार की हैं। ठीक है, ये एक आर्द्र भूमि की झील है, ध्यान रखना। प्रश्न आता है कौन सी झील एक आर्द्र भूमि की झील है? तो ध्यान रखना भिंडावास, जो कि कहाँ पर है? झज्जर में है। कहाँ पर है? झज्जर में। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी आता है। तो ये भी आपको जरूर पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न है, अकबर के जो दरबारी कवि हैं बीरबल, इंपॉर्टेंट है। कौन है भाई? बीरबल का जो संबंध है वो किस जिले से है? बीरबल का संबंध किस जिले से? ध्यान रखना, नारनौल महेंद्रगढ़ से। कहाँ से है? नारनौल महेंद्रगढ़ से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, और अकबर की टकसाल भी कहाँ पर थी? नारनौल महेंद्रगढ़ में, जहाँ पर जलाली जो सिक्के वगैरह बनते थे। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप सभी।
2-3 प्रश्न और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। और मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और हमने आपसे वादा किया था कि डेली एक क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि आपकी ज़्यादा ही डिमांड आ रही थी सर कुछ ना कुछ करवाएं, तो भाई डेली क्लास मिलेगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं रहा तो भाई मैं इस क्लास को बंद कर दूंगा, ठीक है। एक जल महल है, कौन सा है? जल महल। जल महल कहाँ पर है? ये आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और इसका निर्माण 1591 में हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ? 1591 में हुआ है। और ये पूछ ले भाई इसका निर्माण किसने करवाया? शाह कुली खां ने करवाया है। शाह कुली खां ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न भी बन सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न मैं इसे कह सकता हूँ, ठीक है। तो 1-2 प्रश्न और करा देते हैं इस वीडियो में अच्छे लेवल के। प्रश्न आता है भगवानपुर कहाँ पर है? इजी प्रश्न है, भगवानपुर कहाँ पर है? तो ध्यान रखना ये आपका कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। एक दक्ष खेड़ा पूछ लेता है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो भी है दक्ष खेड़ा ये आपका रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक में है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। और प्रश्न बन सकता है कि देखो एक महर्षि जो सांस्कृतिक जो मतलब यूनिवर्सिटी है महर्षि के नाम से, वो आपकी 2016 में मुंदड़ी कैथल में खुली थी एक संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है। महर्षि संस्कृति के नाम से आ सकती है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो, ठीक है। अगर दूसरी पूछ ले कहाँ पर खुलने वाली है संस्कृति के नाम से, ध्यान रखना दूसरी ये पंचकुला में खुलेगी। कहाँ पर खुलेगी? पंचकुला में खुलेगी। और ऐसे ही एक परमाणु विश्वविद्यालय, कौन सा है? परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है? एक जैसोर खेड़ी स्थान है, कौन सा? जसौर खेड़ी एक स्थान है जो कि कहाँ पर है? झज्जर में है। यहाँ पर परमाणु विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। कहाँ पर है? जसौर खेड़ी में है। और परमाणु जो विद्युत परियोजना है ये आपकी फतेहाबाद में है। ये कहाँ पर है? आपकी फतेहाबाद में, जो कि 700 मेगावाट के 4 प्लांट हैं, ध्यान रखना 2800 मेगावाट पर यहाँ पर मतलब कि जो प्लांट लगे हुए हैं टोटल। और दूसरा इसे नाभि के नाम से जानते हैं, नाभि के विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अनु कुमारी के नाम से जानते हैं और कुम्हारिया के नाम से भी जानते हैं। तो इतना ही आज की वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो मैं फिर से कहता हूं जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।